हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट 3 है ये। ठीक है, तो पार्ट 2 में वीडियो टर्मिनेट हो गया था। हम इधर से पढ़ रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। जेएस मिल का जो आइडिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो जेएस मिल कहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है ना, मतलब हर किसी को बोलने देना चाहिए, है ना। तो कभी-कभी क्या होता है, कई सारी ना डिमांड की जाती है, कुछ किताबों को बैन कर दिया जाता है, कुछ प्लेज़ होते हैं उनको बैन कर दिया जाता है, फ़िल्म को या एकेडमिक आर्टिकल्स होते हैं जो जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, है ना? तो कुछ चीज़ों पे बैन लगा दिया जाता है। तो हम सोचें, तो क्यों डिमांड डिमांड उठती है, ये बैन कर दी जाती है बुक्स। हमारा डिस्कशन रहेगा इससे कि ना, मतलब फ्रीडम तो है हमारी कि हम जो चॉइस, हमारी चॉइस है भाई, हमें अगर बैन बुक पढ़नी है तो वो पढ़ सके हम। पर ना इसमें डिफरेंस आ जाता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का, है ना। नेगेटिव लिबर्टी में आपके पास में आज़ादी है, आपकी चॉइस है कि भाई आप जो बुक पढ़ना चाहें पढ़ें, है ना, चाहे वो बैंड बुक हो। पर पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरफेयर करता है और स्टेट जो है आपकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना? और इसको जस्टिफाइड करते हैं कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये ठीक है, ओके। पर अगर बैन लगाया जाता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसका और आर्गुमेंट दिए जाते हैं, ठीक है? कि मोरल आर्गुमेंट दे दिया कि भाई ठीक है, ये फ़िल्म या फिर ये जो बुक वगैरह बैन की है, तो इससे जो है सोसाइटी में दंगे हो सकते हैं, ये जो है लोगों की जो भावनाओं को ठेस पहुँचा सकता है ना? तो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, उसके जो रीज़न भी देते हैं कि भाई क्यों बैन किया है ना? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, एक फंडामेंटल वैल्यू है और सोसाइटी के लिए ना, सोसाइटी को कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंसेस भी झेलने पड़ते हैं, ताकि प्रोटेक्ट कर सके वो अपनी फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उस उन लोगों से प्रोटेक्ट करने की जो हमारे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ठीक है? तो कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस भी होते हैं, कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, कुछ सहना भी पड़ता है अगर स्टेट एक्शन लेता है तो, है ना? तो वोल्टायर का यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि वो डिसअप्रूव करते हैं जो भी आप कहते हो, ठीक है? वोल्टायर कहते हैं कि मैं डिसअप्रूव करता हूँ, मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा हूँ भले, जो आप कह रहे हो वो जो सेंटेंस आप जो भी बोल रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है। पर वो डिफेंड करते हैं किसको? आपके राइट टू से को, ठीक है? पर जब तक उनकी जान है, जब तक वो ज़िंदा हैं, तो वो डिफेंड करेंगे आपके बोलने के अधिकार को। तो यहाँ पर बोला है चाहे गलत भी बोल रहा हो वो इंसान, पर उसको बोलने दिया जाएगा। तो बहुत डीप थॉट देखने को मिलते हैं इसमें, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई है। कुछ साल पहले ना दीपा मेहता एक फ़िल्म मेकर थे, तो वो फ़िल्म बनाना चाहते थे जो विडो है वाराणसी में, तो जो विधवाएँ हैं उनके ऊपर मूवी बनाना चाहते थे, ठीक है? तो वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, जो विडोज़ है ना, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो उनकी सारी सिचुएशन दिखाने जा रहे थे। पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बोला कि जो है ना, इससे क्या होगा, इंडिया को जो बहुत ही बुरे तरीके से दिखाया जाएगा, मतलब कि एक जो बुरी चीज़ दिखाई जाएगी हमारी सोसाइटी की, तो नेगेटिव इमेज बन जाएगी ना कि इंडिया की सोसाइटी में तो ऐसा ट्रीटमेंट होता है वुमेन्स के साथ में, है ना? जिनकी जिनके जो विडोज़ होती हैं। ओके, तो बोल रहे थे कि ये जो मूवी बनाना चाहते हैं ताकि जो फॉरेन ऑडियंस है ना, उनको अट्रैक्ट कर सके, उनके लिए, उनको दिखाने के लिए, है ना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर वो लोग क्या करेंगे, तो हमारे जो एंशिएंट टाउन है वाराणसी, बहुत ही पुरानी सिटी है, एंशिएंट इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंस रही है इसकी, कई राजा महाराजाओं ने रूल किया है यहाँ पर, है ना, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। तो उसकी क्या होगा, बहुत ही बुरी इमेज जाएगी और उसका नाम भी खराब होगा, है ना। तो अगर नाम खराब होगा, तो ऐसी सिचुएशन है कि उस सोसाइटी में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए ना यहाँ पर, है ना? और ये सिचुएशन सुधारनी चाहिए वुमेन्स की। पर उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, लोगों ने मना करवा दिया था ना, प्रोटेस्ट किया, तो फिर उनको नहीं बनाने मिली यहाँ पर मूवी, उन्होंने कहीं और बनाई, ठीक है? तो सिमिलर एक और किताब थी, रामायण रीटोल्ड बाय ऑबरे मेनन एंड सैटानिक वर्सेस ऑफ सलमान रुश्दी, तो इनकी भी किताब थी, इनकी भी बुक थी, ठीक है? तो उसको बैन कर दिया गया क्योंकि प्रोटेस्ट किया लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया था। जैसे कि फ़िल्म जो थी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड प्ले जो था मी नाथूराम गोडसे, तो इसको भी बैन कर दिया गया प्रोटेस्ट के बाद में। तो एक बात और आपको पता होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी आपका संविधान में अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट का बी जो है, राइट टू असेंबल होना पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, ओके।
हाँ, और आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी होती है कि आपको वॉयलेंस को त्यागना है, ठीक है? वॉयलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुँचाना है, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, पार्ट 4 ए में दिया गया है, ओके? आर्टिकल 51 ए में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, है ना? तो बैन करना बहुत ही इजी सॉल्यूशन लगता है। शॉर्ट टर्म में देखें तो भाई ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बैन ठीक है। ठीक है, इमीडिएट डिमांड को मेट करते कि अगर बहुत ज्यादा लोग वायलेंट हो रहे हैं तो बैन कर दो भाई, तो शांति हो जाएगी। पर ये ना लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि लोगों को ना आदत हो जाती है बैन करवाने की हर चीज को। पता चला कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो वो पहुंच गए प्रोटेस्ट करने, उनको पता है कि बैन कर देंगे, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि बैन नहीं करना चाहिए, हाँ? तो कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि सेंसरशिप ऑफ फ़िल्म होता है, ओके? तो बोर्ड होते हैं अलग-अलग जो कि फ़िल्म वग़ैरह देखते हैं, अगर उसमें से कुछ सीन जो होते हैं ठीक नहीं होते तो उनको हटा दिया जाता है, ओके? तो सेंसरशिप जो है वो सिमिलर नहीं है बैन करने के, वो जो है सिर्फ़ प्रपोर्शन कुछ जो पोर्शन होता है ना फ़िल्म का उसको बैन करते हैं, पूरी फ़िल्म को बैन नहीं करते हैं, है ना? जैसे कि आदि-पुरुष में भी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो उसके खिलाफ भी जो है फिर प्रोटेस्ट वग़ैरह किए गए थे, तो उसमें से भी कुछ जो डायलॉग वग़ैरह चेंज किए गए थे, है ना? तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आता है कि किस कब बैन करना चाहिए, है ना? और कब नहीं करना चाहिए, है ना? कौन-सी चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्या कभी बैन नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर ना एक बात बताई गई है कि इंग्लैंड में ना जो भी पर्सन जो रॉयल हाउसहोल्ड में काम करता है, उनके यहाँ आज भी राजा-महाराजा वाली प्रथा चली आ रही है। तो वहाँ पर अगर कोई भी पर्सन काम करता है ना, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवाया जाता है, उनसे रिटन में लिया जाता है कि भई आप जो इनर अफेयर है ना, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको बाइंड किया जाता है कि आप जो है कुछ भी जो है लिखोगे नहीं, जो रॉयल हाउसहोल्ड के अफेयर जो मतलब उनके घर के मामले हैं ना, जो राजा महाराजा हैं जो उनके यहाँ के इंग्लैंड के, तो उनके जो घर के मामले हैं उसके बारे में आप नहीं लिखोगे इनर अफेयर्स में, है ना? तो कोई भी पर्सन अगर वो जॉब छोड़ना चाहे, वहां पर एम्प्लॉयमेंट छोड़ना चाहे, तो वो ना इंटरव्यू भी नहीं दे सकता है, ना ही कोई आर्टिकल्स लिख सकता है, ना ही किसी बुक का ऑथर बन सकता है, ना बुक लिख सकता है। जो पॉलिटिक्स है ना रॉयल हाउस होल्ड की, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता। तो क्या ये जो अनजस्टिसेबल कांस्टेंट है, जस्टिफाइबल कांस्टेंट है, मतलब कि क्या ये सही है जो लिमिटेशन लगाई है, या गलत है? जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, तो उनके देश में है भाई, वो लोग लगा रहे हैं, है ना? पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि कुछ भी नहीं लिख सकते, है ना? उनके बारे में हो सकता है कुछ गलत हरकतें हुए तो उसके बारे में तो लिख सकें, पर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है? और डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उन पे लगाया जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना, तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है जो रिस्ट्रिक्शन, अगर उन रिस्ट्रिक्शन को जो सोशल ऑर्गनाइज़ेशन है, ठीक है? रिलीजियस और कल्चरल अथॉरिटी होती है ना, अगर वो या फिर स्टेट उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं ना उन रिस्ट्रिक्शन को, तो उनके खिलाफ ना आप जो है इस तरीके से वो लोग जो है आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आप उनके खिलाफ जो है फाइट नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट होगा उनके खिलाफ लड़ना, है ना? क्योंकि ये बिग अथॉरिटीज हैं, इनके खिलाफ बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, बहुत सारे आपकी जान को भी खतरा हो जाता है लोगों की। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलो, कई लोग जो आरटीआई फाइल करते हैं ना, गवर्नमेंट की जो गलत चीजें शोकेश कर देते हैं, जो जर्नलिस्ट भी होते हैं, जो ना गवर्नमेंट की पोल पट्टी खोल देते हैं, तो उन जर्नलिस्ट के खिलाफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन लेती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक्शन लेते ही हैं, और ये सब करप्ट होते हैं, ठीक है? तो और अगर हम अपनी इच्छा से, ठीक है, और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एम्बिशन को अचीव करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं इन रिस्ट्रिक्शंस को, ठीक है, तो हमारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट नहीं मानी जाती है उतनी, ठीक है? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है इन रिस्ट्रिक्शंस को, है ना? अगर हमें फ़ोर्स नहीं किया गया है इस केस में, इन केस में अगर हमको फ़ोर्स नहीं किया गया है कि आप जो है एक्सेप्ट करें इन कंडीशंस को, ठीक है, इन रिस्ट्रिक्शंस को, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी फ्रीडम जो है वो कम की गई है ना? जब आपको फ़ोर्स भी नहीं किया गया है, फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ, इन जो रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना? मान रहे हो उन लिमिटेशंस को, तो आपकी फ्रीडम नहीं होती है उससे कम, है ना? तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी फ्रीडम को जो है कम किया है। तो हमने जो शुरू किया था, ठीक है, हम कह रहे थे कि फ्रीडम क्या है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है ना? बाहर से जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ना, वो नहीं होना चाहिए।
फिर हमने देखा, फिर हमने समझा और कि फ्रीडम ना कैपेसिटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि फ्रीडम होगी तभी हम अपनी कैपेसिटी डेवलप कर पाएँगे। हम जो है हम अपनी चॉइसेस जो है बना पाएँगे, है ना? हमें जो पसंद है हम वो कर पाएँगे। और गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करें, है ना? ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करें कि हर एक जो इंसान है, वो इक्वली उनके पास में अपॉर्च्युनिटी हो कि वो अपने आप को जो है डेवलप कर पाए, है ना? अच्छे से जो अपनी लाइफ को लेकर के चल पाए। और जब हम चॉइसेस लेते हैं ना, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो आपको एक्सेप्ट करना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शन की। क्योंकि अगर आपने जो सोचा है और वो करने का मतलब कि आपने डिसीजन लिया है कि आपको जो है फुटबॉल प्लेयर बनना है, ओके? और आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, है ना? तो आप जो है उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने होंगे, ठीक है? अगर आप बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करते हो तो आपका जो है आप अचीव कर पाओगे अपना गोल, है ना? तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने एक्शंस की और अपने कॉन्सिक्वेंसेस की, है ना? जो भी आपके डिसीजन से रिज़ल्ट निकल के आता है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, उसके फेलियर भी आपके होंगे और सक्सेस भी आपकी होगी, है ना? तो अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है यहाँ पर। इसीलिए ये रीज़न है, जो एडवोकेट करते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं लिबर्टी को, फ्रीडम को, तो वो ये कहते हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनको पेरेंट्स की केयर में ही रहना चाहिए। ओके, तो वो इसको एडवोकेट करते हैं। जो लिबर्टी एंड फ्रीडम वाले सपोर्टर्स हैं ना, तो वो ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स की केयर में रहना चाहिए। हमारी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी जो है हम सही चॉइस ले सकें, है ना? सही डिसीज़न ले सकें। हम जो है दिमाग का यूज़ करके सही ऑप्शन जो अवेलेबल है ना हमको, तो उससे प्रॉपर हम ऑप्शन को चूज़ कर सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शंस की, है ना? अपने डिसीज़न के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके? तो ये सब कैसे तैयार होना चाहिए? ये एजुकेशन के थ्रू हमारे अंदर आएगा, है ना? एजुकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट। तो ये भी कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट होता है। तो कल्टीवेशन ऑफ जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है ऐसी एबिलिटी डेवलप करना है कि आप जो है अपने डिसीजन ले सकें, दूसरों के ओपिनियन वगैरह सब कुछ सुन के, ठीक है, सारी चीज़ें सुनने के बाद में आप एक प्रॉपर जो है दिमाग का यूज़ करके सही डिसीजन ले सकें। और साथ-साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट है ना और सोसाइटी है, उसकी अथॉरिटी को भी लिमिट में रख सकें, है ना? वरना ये लोग भी हमारी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ओके? तो प्रॉपर बैलेंस बना कर के चला जाता है। यहाँ पर देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आइडिया है जॉन स्टुअर्ट मिल का, तो ये देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है एक पॉलिटिकल थिंकर थे, ये एक्टिविस्ट थे 19th सेंचुरी के, ब्रिटेन से बिलॉन्ग करते थे। इन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया है, ठीक है? मतलब कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एडवोकेट करते थे। इनकी जो बुक है, इन्होंने जो इंक्लूड किया है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन को, मतलब फ्रीडम होना चाहिए, लोग बात कर सकें अपने दिमाग का यूज़ करके ना, थिंकिंग अपना जो डिस्कशन वगैरह करना है ना, तो ये इनकी बुक जो है ऑन लिबर्टी, उन्होंने इसमें जो है 4 रीज़न दिए हैं कि फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है ना, अगर कोई गलत भी बोल रहा है, गलत आइडिया भी बोल रहा है, तो उसको जो है बोलने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, तो इसके बारे में तो फर्स्ट चीज़ है कि कोई भी आइडिया जो होता है कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ बोल रहा है ना कोई इंसान, तो पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। वो हमें लग सकता है कि वो फॉल्स है, ओके, पर उसमें एक सच्चाई का भी एलिमेंट होता है, ठीक है? गलत बात में भी सच की बात होती है एक ना एक। और जब लोग गलत बात बोलते हैं तभी तो सब साथ जो समझ में वो जो सच निकल के आता है, ट्रुथ सामने आता है। जब डिबेट एंड डिस्कशन होता है प्रॉपर, है ना? अगर हम बैन कर देंगे, फॉल्स आइडिया को ही बैन कर देंगे, तो हम जो ट्रुथ के पास में पहुँच रहे थे ना, जो ट्रुथ का एलिमेंट है, वो भी खत्म हो जाएगा फिर, है ना? ये रिलेटेड है सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, ट्रुथ जो है अपने आप नहीं आता है, इमर्ज नहीं होता है, ठीक है? अपने आप से इमर्ज नहीं हो पाएगा, तो ये ना इमर्ज होगा थ्रू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज। जब लोग अलग-अलग विचार रखेंगे ना अपने, तो ट्रुथ अपने आप सामने आ जाएगा। ओके, जो आइडिया हमें जो गलत लग रहा है आज के टाइम पर, हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो है ना? जिसको हम सही आइडिया मानते हैं, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है उसका। जैसे कि
पहले लोगों ने सोचा होगा, अगर किसी इंसान ने सोचा होगा भाई जो ट्रेन लगाएँगे, ट्रेन जो है उल्टी भी चल पाएगी, ओके, पानी के अंदर भी चल पाएगी मेट्रो जो ट्रेन है, ओके, तो उस टाइम पर लोग जो है उसको पागल समझ रहे होंगे, है ना? पर बाद में तो ये आइडिया था ना, उस टाइम पर लोगों को ये गलत आइडिया लग रहा था, बाद में ये सच निकल के आ गया है ना कि हो गया भाई, इंसान ने सब कर दिया, ओके। तो इमर्ज होता है तो ट्रुथ, ठीक है? तो थर्ड चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना, आइडियाज़ अलग-अलग जो आइडियाज़ होते हैं, वो सही होते हैं, है ना? मतलब कि वैल्यूएबल होते हैं वो, पास्ट में भी और आगे के टाइम के लिए भी ज़रूरी होते हैं, है ना? जब अलग-अलग विचार लोग रखेंगे तभी तो जो सही चीज़ पर पहुँच पाएँगे। यही तो कॉन्सेप्ट था जब हमने सॉक्रेटिस के बारे में बताया था ना आपको, सॉक्रेटिस का डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट था। तो अलग-अलग विचार होते हैं, ओके? तो फिर उसका मिक्स होता है, ठीक है? सिंथेसिस होता है फिर, है ना? थीसिस होती है एक, ठीक है? किसी ने एक जो है एक बात कही, फिर उसके अपोज़िट में कोई बात करेगा, एंटीथेसिस आएगा, ओके? फिर सिंथेसिस बन जाएगा, फिर इसकी एंटीथेसिस आ जाएगा, कोई और कुछ बोल देगा, है ना? तो ऐसे ही चीज़ें निकल के आती हैं, अलग-अलग ट्रुथ सामने आते हैं। तो ट्रुथ के सामने ना एक चैलेंज भी होता है कि उसको ना घिसी-पिटी बात की तरह भी कभी-कभी जो है वो हो जाता है, क्योंकि जो मतलब कि जो अनथिंकिंग ग्लिचेस होती है ना, क्लीशे, मतलब कि लोग जो हैं कभी-कभी इसको जो अम, घिसी-पिटी बात की तरह भी प्रेज़ेंट कर देते हैं, है ना? कि एक ही एक बात को बार-बार बोलते हैं ना, तो फिर वो चीज़ भी लोगों को परेशान कर देती है। तो फिर उसके बाद में जो है ट्रुथ को जो है अलग-अलग विचारों के सामने रखा जाता है ना, अपोज़िंग व्यूज़ होते हैं। लोग जो हैं ट्रुथ के खिलाफ भी अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं, तब जाके हमको भरोसा होता है कि हाँ, ये सच है ना? जब अलग-अलग विचार आते हैं और फिर जब लोगों के एक कंक्लूजन पे लोग पहुँचते हैं, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू, है ना? तो हम ये भी नहीं कह सकते जिसको हम सच मान रहे हैं वो सच है भी कि नहीं, है ना? उसके भी अपोज़ में भी तो कोई कुछ बोल सकता है, ओके? ऐसा भी देखा जाता है कि कोई आइडिया जो है जिसको गलत माना जा रहा है, पूरी सोसाइटी उसको गलत मान रही है एक टाइम पे, तो बाद में जो है वो आइडिया जो है सच हो जाता है ना? जैसे कि अभी मेट्रो का एग्ज़ाम्पल दिया हमने, पहले कौन सोच रहा होगा कि भाई एरोप्लेन बनाया जाएगा, लोग उड़ेंगे, ओके? जो ऊपर जो है मतलब कि ट्रैवल कर पाएँगे एयरवेज़ के थ्रू, है ना? बाद में ये चीज़ सच हो गई। पहले के टाइम पर तो लोग इसको फालतू चीज़ मानते थे ना, पहले तो लोग ये भी मानते थे कि जो अर्थ के सब लोग सारे के सारे जो प्लैनेट है ना, जो सन है वो चक्कर लगाता है अर्थ के। बाद में लोगों को समझ में आया कि भाई जो अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगाते हैं। अब एक नई थ्योरी आ रही है कि कोई पॉइंट है उसका चक्कर लगाती है अर्थ, है ना? तो अलग-अलग जो ट्रुथ निकल के आते हैं सोसाइटी में, है ना? एक सोसाइटी जो होती है पूरे के पूरे आइडियाज़ को दबा देते वो ना मतलब कि सोचने ही नहीं देते हैं। मतलब कि सप्रेस कर देते हैं सारी आइडियाज़ को, ठीक है? जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं आज के टाइम पर। तो मतलब कि जो सोसाइटी ऐसे आइडियाज़ को जो सप्रेस कर देती है और वो जो है उनको खतरा हो जाता है भई, वो सोसाइटी जो है फिर ट्रुथ तक जो वैल्यूएबल नॉलेज जो है ना, उसको लूज़ कर बैठती है। अगर वो सोसाइटी में लोग जो हैं आइडियाज़ को सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि लोगों को बोलने का जो उनका अधिकार होना चाहिए, उनको सोचने का अधिकार देना चाहिए, है ना? हो सकता है जो गलत मतलब कि अपोजिंग व्यूज हैं तो उससे जो है ट्रुथ इमर्ज हो जाए, है ना? तो अलग-अलग व्यूज होते हैं सोसाइटी में, है ना? तो यही बात यहाँ पर की गई है। तो आपको अभी ये जो वीडियो तो खत्म हो गया, आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय एंड हैप्पी दिवाली।